तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं, है ना। देखो, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका मतलब ये होता है एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल बात है। देखो, समझो यहाँ पे एड्स क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। संक्रामक मतलब तो जानते हो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आसानी से चले जाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जो एड्स है ना वो तुमको कब देखा गया था? 1981 में, समझे। एड्स सबसे पहले जो देखा गया था 1981 में देखा गया था, जो कि तुम्हारा अमेरिका में देखा गया है ना। ये तुम्हारा अमेरिका में देखा गया था 1981 में। और तुम्हारा इंडिया में कब आया था? 1986 में इंडिया में आया था। और ये कहाँ पे आया था? चेन्नई में आया था, है ना। तो ये चेन्नई मद्रास में आए थे। लगभग तुम्हारा 25 वर्ष में क्या हुआ कि एड्स पूरे विश्व में फैल गया, है ना। पूरे विश्व में फैल गया, जिसकी वजह से क्या हुए कि 2 करोड़ 50 लाख लोग का मृत्यु हो चुका है अभी तक में। देखो, एड्स जो होते हैं, एड्स तुम्हारा विषाणु रोग होते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, वायरस के द्वारा फैलाया जाता है ना। और उसके बाद ये जो वायरस होते हैं उसको बोलते हैं HIV वायरस, है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एड्स में जो तुम्हारा प्रतिरक्षा जो प्रणाली होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जो प्रतिरक्षा प्रणाली होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं और तुमको कोई भी रोग आसानी से हो जाता है। ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होते हैं, मतलब ठीक होता ही नहीं है। अभी तक तो इलाज है ही नहीं इसका। तो यहाँ पे बोला गया HIV जो होते हैं, HIV को पश विषाणु भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझो HIV और एड्स में क्या अंतर है। तो HIV किसको बोला जाता है, समझना यहाँ ध्यान से। HIV एक विषाणु होता है, जब तुम्हारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं तो तुम्हारा प्रतिरक्षा जो प्रणाली होते हैं इसको प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग HIV बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ एड्स का अगर बात किया जाए तो एड्स उस अवस्था को बोलेंगे जिस अवस्था में तुम्हारा HIV जो होते हैं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अधिक क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, है ना। तो बहुत अधिक कमज़ोर कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। एड्स उस अवस्था को बोलेंगे जब HIV तुम्हारे शरीर में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे तब, है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बीमारी से संक्रमण हो जाएंगे और जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। मतलब हम लोग को कोई भी छोटा बीमारी से दिक्कत होने लगेगा। देखो, अब हम लोग जानेंगे एड्स जो होते हैं किस तरह से फैल सकते हैं, मतलब ये संक्रमण का तरीका हम लोग जानेंगे एड्स का, है ना। एड्स का हम लोग क्या जानेंगे, संक्रमण का तरीका। देखो, एड्स जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन इसका मेन रीज़न होता है अगर संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसके साथ अगर कोई आदमी असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात आता है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो संक्रमित था, उसका जो सुई था या फिर इंजेक्शन बोल सकते हैं, उसका उपयोग कोई और व्यक्ति कर लिया तो उसको भी एड्स हो सकता है, होगा ही, है ना। उसके बाद संक्रमित रक्त, जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति था जो कि एड्स से ग्रस्त था और उसका ब्लड को बिना चेक किए क्या किया, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे भी तुमको एड्स होने का संभावना रहता है ना, मतलब एड्स हो जाते हैं। और संक्रमित माँ से बच्चों में हो जाता है एड्स, है ना। देखो यहाँ पे समझो, अब देखा जाता है कि एड्स जो होते हैं, अब किस में ज़्यादा खतरा होगा एड्स का, है ना। कौन से व्यक्ति को जल्दी एड्स होंगे या फिर उस व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। देखो, वो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, अनेकों के साथ मैथुन करते हैं, उसको एड्स का खतरा रहता है, ठीक है, मतलब एड्स हो सकते हैं उनको। और ऐसे व्यक्ति जो बार बार जिसको क्या होता है, रक्त का ज़रूरी होता है ना। अब मान लो उसको रक्त चाहिए होगा तो वो दूसरे व्यक्ति से लेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना रक्त चेक किए अगर कोई व्यक्ति उसको दे देता है तो उसको एड्स हो जाएगा, क्योंकि वो जो ब्लड रहेंगे, जो रक्त उसको चढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति का हो, है ना। उसके बाद संक्रमित माँ से जन्मे बच्चों में भी हो सकता है ना। अब यहाँ एक एक चीज़ समझो यहाँ पे। देखो, एड्स जो होते हैं छूने से नहीं फैलते हैं, हमेशा ये जो होता है ब्लड का जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होंगे, है ना। हाथ मिलाने से नहीं होगा, ठीक है, हाथ मिलाने से भी नहीं होता है, एक साथ खाने से भी नहीं होगा। मच्छर अगर कोई व्यक्ति को काट लेता है जो संक्रमित होते हैं, और फिर वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काट लेगा जो संक्रमित नहीं होंगे, तो उसको एड्स नहीं होगा, ठीक है, याद रखना।
चलो, अब यहाँ बात आता है इसका लक्षण। देखो, एड्स का तो लक्षण वही पहली बात दिखाई नहीं देता है ना। एड्स का लक्षण हम लोग को पता नहीं चलता है। ये पता चलने में लगभग तुमको महीना भी लग सकता है, या फिर तुमको प्राय 10 से 15 10 मतलब कि 5 से 10 साल लगते हैं ना। लेकिन बाद में जो होते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि इसका लक्षण विकसित हो जाते हैं ना, जैसे कि बार बार बुखार आना, है ना, उसके बाद रात में अत्यधिक पसीना आना, ये सब हो जाता है इसका कारण। और समझेंगे क्या क्या है। हाँ, तो इसका एक और लक्षण होता है, जैसे कि बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि अचानक से वजन घट जाता है ना। उसके बाद अत्यधिक क्या होते हैं, थकान और कमजोरी महसूस होता है। त्वचा पे क्या हो जाते हैं, दाने और घाव होना, ये सब कॉमन होता है उसमें। बार बार संक्रमण, जैसे कि तुमको टीबी हो जाएगा, है ना, निमोनिया हो जाएगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया है कि लसिका जो ग्रंथि होते हैं, लसिका ग्रंथि के बारे में तो पता ही थे ना प्रतिरक्षा तंत्र में। उसमें बोले थे जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं लसिका ग्रंथि की वजह से ही क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं ना। तो उसमें क्या हो जाता है, ये सूजन आ जाता है। सूजन आने की वजह से तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अब यहाँ पे समझो कि जो पशु विषाणु होते हैं वो अपना प्रतिकृति कैसे बनाते हैं, मतलब अपना जनसंख्या किस तरह से बढ़ाते हैं, कॉपी किस तरह से करते हैं, रेप्लिकेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आता है पशु विषाणु जब जब हमारा शरीर में प्रवेश करता है तो वो तुम्हारा माइक्रोफेज में चला जाता है। मतलब एक माइक्रोफेज सारे कोशिका में पाए जाते हैं, जो कि तुम्हारे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उससे लड़ने और फाइट करने में मदद करते हैं। मतलब उसको वो डाइजेस्ट कर दे जाता है, मतलब खा लेता है। देखो, माइक्रोफेज कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। और जब तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो ये इसको क्या करता है, पचा लेता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पशु विषाणु होते हैं वह बेहद भक्षिकाणु मतलब माइक्रोफेज के अंदर वो क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। जब वो एंटर करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, अपना जो इसके अंदर आरएनए जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, ठीक। ये ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की वजह से वो प्रतिक्रिया करता है, जिससे वो डीएनए बनाता है। और वो जो डीएनए होते हैं एक तरह से बोल सकते हो टॉक्सिक डीएनए होते हैं। और वही टॉक्सिक डीएनए तुम्हारा क्या होता है, कोशिका के अंदर चला जाता है। जब कोशिका के अंदर वो जाते हैं तो वो तुम्हारा विषाणु कण पैदा करता है, ठीक है। जब वो कोशिका के अंदर, जब डीएनए कोशिका के अंदर जाते हैं तो विषाणु कण पैदा करता है, जिसकी वजह से बोल सकते हो कि ये जो डीएनए होते हैं ये निर्देश देते हैं कोशिका को कि तुम विषाणु कण पैदा करो, ठीक है। और जब ये विषाणु कण पैदा करते हैं तो एक तरह से बोल सकते हो कि बेहद भक्षिकाणु के अंदर जो आरएनए मतलब कि जो राइनो वायरस गए थे, ठीक है, पशु विषाणु जो गए थे वो एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करता है और वो बहुत सारा एचआईवी बनाना स्टार्ट कर देता है ना, एचआईवी वायरस को बनाना स्टार्ट कर देता है। और यही एचआईवी वायरस तुम्हारे टी कोशिका में घुस जाते हैं और वहाँ पे अपना प्रतिक्रिया करते हैं, फिर बाद में वह दूसरे टी कोशिका पे हमला कर देते हैं। और यही क्रिया बार बार होता है, जिसकी वजह से जो टी कोशिका का जो नंबर होता है वो घट जाता है, कमी आ जाता है टी कोशिका में, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जब कोई व्यक्ति को एड्स होते हैं तो उसमें टी जो कोशिका होता है वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये जो प्रतिक्रिया करता है ना, उस दौरान क्या होता है कि बार बार बुखार आता है, दस्त होता है और वजन घटता है, ठीक है। जब ये प्रतिक्रिया तुम्हारे शरीर में होते हैं तब इस तरह का ये काम होता है। तो यहाँ पे समझो, नोट में ध्यान से देखो कि इस प्रतिक्रिया के दौरान तुम्हारा जो वजन होगा, मतलब कि बार बार बुखार आएगा, ठीक है, दस्त होंगे और तुम्हारा वजन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हम लोग जितना भी जाने उसमें एक चीज़ समझे कि जो एड्स होते हैं उसमें होता क्या है कि टी जो कोशिका होते हैं, टी कोशिका का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब टी कोशिका का जब नंबर में गिरावट आएंगे तो तुम्हारा प्रतिरक्षा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका परीक्षण क्या है, देखो परीक्षण तो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो एलाइजा बोला जाता है, एलिसा। ये एक परीक्षण होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एड्स का पता लगाते हैं। अगर पूरा नाम देखोगे तो इसको बोलते हैं एंजाइमस सलिंगन प्रतिरक्षा रोधी अमापन, है ना, बहुत बड़ा नाम है। चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, एंटी रेट्रोवायरस एक दवाई होता है जिसकी वजह से हम लोग जिसको अगर एड्स होता है ना तो उसका तो हम लोग इलाज तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो दवाई अगर खिला देंगे ना उससे होगा क्या कि उसका उम्र जो हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। मतलब वो जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन मरेगा तो एक टाइम में, है ना, क्योंकि एड्स का तो इलाज है नहीं, हम लोग बस उसका उम्र को बढ़ा सकते हैं। देखो इसका रोकथाम क्या हो सकता है, रोकथाम देखा जाए ना तो सुरक्षित यौन संबंध बनाए रखना, है ना। उसके बाद स्वच्छ
या फिर नई सुई का प्रयोग करना, HIV का जांच करवाएं। ठीक, यहाँ पे देखो सरकार लोग भी बहुत सारा क्या होते हैं संगठन को बनाया है। एक तो नाको हो गया और NGO हो गया और WHO, ये तो संगठन है ही वर्ल्ड वाइड वे में। अब यहाँ पे बोला गया है जो NACO है, मतलब कि नाको जो है और NGO है, ये दोनों संगठन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एड्स के बारे में शिक्षित करते हैं लोगों को और उसके बारे में बताते हैं सबको कि किस तरह से क्या करना चाहिए, है ना। तो ये सब संगठन काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एड्स के बारे में तो पढ़ लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। देखो कैंसर जो होते हैं, हमारे जो कोशिका होता है उसमें अनियंत्रित रूप से जब विभाजन होते हैं तो उसकी वजह से एक गांठ बन जाता है और वही गांठ जो होते हैं कैंसर का कारण होता है। देखो कैंसर का दो प्रकार होता है। बोल सकते हो कि सर गांठ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुगम अवरुद्ध और दूसरा जो होता है दुर्गम अवरुद्ध होता है। ठीक है, देखो सुदम जो अवरुद्ध होते हैं इसको हम लोग बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं और दुर्गम को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक ना, ये जो होते हैं वो उतना हानिकारक नहीं होता है, मतलब ये एक निश्चित जगह पे ही रहता है। मतलब अगर कहीं पे भी अगर गांठ बनते हैं तो वहाँ से वो दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा। ये इसका जो स्थान होते हैं एक ही जगह रहता है, ये स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक, और समझो यहाँ पे ये जो होते हैं संयोजी उत्तक से क्या होते हैं, ढके हुए रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो एक जगह गोल बन के रहता है, कहीं भी उसका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। लेकिन अगर बात करोगे तुम दुर्गम अवरुद्ध के बारे में तो ये जो होते हैं स्थानांतरित, एक जगह पे नहीं रहता है, एक जगह पे स्थित नहीं होते हैं, दूसरे जगह पे ट्रैवल करके चले जाते हैं और दूसरे अंग को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, है ना। जब दूसरे अंग जब खराब हो जाएंगे तो इसको एक प्रोसेस बोला जाता है। देखो समझो ध्यान से, अगर मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो एक पार्ट में हुआ तुम्हारा, एक बॉडी पार्ट में हुआ और ब्लड के द्वारा वो क्या हुआ दूसरे बॉडी पार्ट में भी हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं तुम्हारा हाथ में कैंसर था, ठीक है, दुर्गम अवरुद्ध था, है ना, हाथ में था और वो क्या हुआ दूसरे ऑर्गेन में भी हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ उस जगह में भी हो गया, है ना। तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि मेटास्टेटिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कैंसर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो कैंसर का कारण क्या हो सकता है, कैंसर भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक की वजह से होता है। भौतिक में बात किया जाए तो एक्सरे और गामा रे जो होते हैं उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। रासायनिक का बात किया जाए तो तंबाकू और धुआं से हो सकता है। ठीक है, जैविक कारक का बात किया जाए तो जैविक कारक में क्या होंगे, विषाणु होंगे ना, जिसकी वजह से वो कैंसर होता है, तो उसको ऑन्कोजिन वायरस बोला जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, कैंसर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा तुमको ये बात। चलो अब यहाँ पे समझो जो कैंसर का ये सब जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर जन बोलते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे समझो कैंसर का लक्षण के बारे में, है ना, कैंसर का क्या क्या लक्षण होता है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण है तुम्हारा पाचन शक्ति में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक, दूसरा जो लक्षण है लंबे समय तक तुम्हारा घाव रहेगा, वो जल्दी भरता नहीं है, आवाज़ भारी हो जाते हैं और खांसी लगातार होता है। ठीक है, शरीर के भार जो होते हैं धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। एक चीज़ समझो ध्यान से, ये जो लक्षण जो होते हैं कैंसर का ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपको अगर इस तरह का लक्षण दिख रहा है तो आके जांच करा लीजिए एक बार आप, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं कि लक्षण जो होते हैं सदैव कैंसर का नहीं होता है। अब यहाँ समझो कैंसर का हम लोग किस तरह से पता लगाते हैं और किस तरह से ठीक किया जाता है। देखो पहला पता जो लगाते हैं हम लोग बायोप्सी कर लेते हैं। अब ये बायोप्सी होता क्या है, उत्तक जो होते हैं तुम्हारे, उत्तक का जहाँ पे भी कैंसर होता है उसको थोड़ा सा भाग क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है या काटा जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, जाँच किया जाता है, उससे तब हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो समझ जाओ बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जहाँ पे भी गांठ बने हुए रहते हैं वहाँ से हम लोग उत्तक को निकाल लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, उसका जांच करते हैं। जांच से हम लोग को पता लगाते हैं कि हाँ अच्छा ये कैंसर है या नहीं है। हाँ, अब दूसरा जो है तुम्हारा हिस्टोपैथोलॉजिकल। अब ये क्या होता है, इससे हम लोग कैंसर का पता लगाते हैं जब तुम्हारे कोई भी बॉडी पार्ट जैसे कि अंदर में समझो, ठीक, अंदर में जैसे कि कोई ऑर्गेन में क्या है, कैंसर है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो रेडियोग्राफी पता कर सकते हैं, रेडियोग्राफी से हम लोग पता लगा सकते हैं, एक्सरे से पता लगा सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी से पता लगा सकते हैं, MRI करके हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा मेरे अंदर में या फिर मेरे ब्रेन में या फिर किडनी में कहीं भी कैंसर है या नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ समझो, हम लोग दूसरा एक चीज़ और कर सकते हैं, रक्त को जांच करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैंसर है उस व्यक्ति को नहीं है। अगर तुम देखोगे ना, तो अगर किसी को भी कैंसर रहता है तो उसमें जो WBC का जो संख्या होते हैं ना, WBC का जो नंबर होता है वह कम होता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा इसको क्या है, कैंसर है। ठीक है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, देखो कैंसर का क्या क्या उपचार हो सकता है। कैंसर का एक उपचार होता है रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सरे दिया जाता है और वो कैंसर को क्या कर देते हैं, जहाँ पे भी कैंसरस सेल होते हैं अगर वहाँ पे एक्सरे भेजा जाता है तो वो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज किया जाता है कहाँ पे, जब किसी व्यक्ति को त्वचा का कैंसर होता है, मुँह में कैंसर होते हैं, गले में कैंसर होते हैं, तब ये रेडियोथेरेपी किया जाता है। लेकिन अगर हार्मोनल उपचार का बात किया जाए तो हार्मोनल उपचार क्या होते हैं कि जो कैंसर होते हैं ना, वो एक हार्मोन निकालता है जिसकी वजह से तुम्हारा जो कोशिका होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, अनियंत्रित रूप से ग्रो करते हैं। तो हम लोग सेम उसका अपोजिट अगर हार्मोन अगर तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो वो हार्मोन क्या होगा, उससे लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा तो क्या होगा, उसको मतलब वो जो सेल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसरस सेल। हाँ, तीसरा जो उपाय होता है, सीधा सर्जरी कर दो। मतलब कि जहाँ पे भी गांठ बना हुआ है उसको क्या करो, सर्जरी के द्वारा निकाल दो। और तुम्हारा रासायनिक उपचार जैसे कि दवाई खाना है ना, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, उसको खाने से क्या होते हैं, वो कैंसर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ याद रखना, दवाई जो होते हैं वो तुम्हारा साइड इफ़ेक्ट लाता है, मतलब तुम्हारे बाल झड़ सकते हैं, तुमको कोई और बीमारी हो सकता है, ठीक है। अब चलो कैंसर है तो क्या कर सकते हो, ये भी लेना पड़ता है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे 7 नवंबर को कैंसर जागरूक दिवस होता है जिसमें हम लोग कैंसर सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को बताते हैं इस बीमारी के बारे में। और 1 दिसंबर को तुम्हारा एड्स डे होता है ना, एड्स का दिन होता है। तो अब समझो यहाँ पे जो बच गया तुम्हारा, वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको 5 मिनट का जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे कल।